Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 10th chapter of 12th history. The name of the chapter is colonialism and the countryside. आज हम जो है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। अगर पहले के दो पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द जमींदार्स रेजिस्ट एंड अबाउट द फिफ्थ रिपोर्ट, जमींदारों का जो प्रतिरोध था और फिफ्थ रिपोर्ट जो कि रिपोर्ट कमीशन के द्वारा तैयार की गई थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जमींदार्स रेजिस्ट, जमींदारों का प्रतिरोध। जमींदारों की जो अथॉरिटी थी रूरल एरिया में, हालांकि वो कम नहीं हुई थी, बर्बाद नहीं हुई थी। जो रिवेन्यू डिमांड थी और ऑक्शंस जो बार बार उनके स्टेट का हो रहा था, उससे बचने के लिए जमींदारों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को, नई नई स्ट्रेटजीज़ को अपनाना शुरू कर दिया था। और उन्हीं में से एक स्ट्रेटजी थी फिक्सिशियस सेल, यानी कि जो झूठी सेल की जाती थी। ओके, तो चलिए यहाँ पर बृद्धवान के राजा की ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि बृद्धवान के राजा की प्रॉपर्टी का जब ऑक्शन हो रहा था तो 95% जो परचेजर थे वो राजा के एजेंट और सर्वेंट्स ही थे। वही जो है प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा रहे थे। तो ऐसा सिर्फ बृद्धवान के राजा ही नहीं, बहुत सारे जमींदार बंगाल में जितने भी जमींदार थे ऐसा ही कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम बृद्धवान के राजा के बारे में देखें तो उन्होंने क्या किया, अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी मदर के नाम करवा दिया, क्योंकि कंपनी ने ये डिक्लेयर किया था कि जो लैंड विमेन के नाम पर है उसको नहीं लिया जाएगा। ओके, दूसरा ये था कि फिक्सिशियस सेल, वो क्या करते थे, जानबूझकर रिवेन्यू को बकाया रखते थे और जब रिवेन्यू बकाया रह जाता था तो उनकी प्रॉपर्टी का नीलामी की जाती थी। इस नीलामी में उन्हीं के एजेंट्स आते थे, उन्हीं के सर्वेंट्स आते थे, वो ऊंची से ऊंची बोली लगाते थे और फिर उनकी प्रॉपर्टी को जो है उन्हीं के एजेंट्स के द्वारा खरीद लिया जाता था। जब कंपनी को पैसे देने का टाइम होता था तो वो कंपनी को पूरी कीमत अदा नहीं करते थे, आधी कीमत अदा करते थे। इसीलिए उस प्रॉपर्टी का फिर से ऑक्शन किया जाता था, फिर से नीलामी की जाती थी, फिर से राजा के एजेंट्स जो हैं उस जमीन को खरीद लेते थे और फिर से वो कंपनी को पूरा पैसा अदा नहीं करते थे। फिर से उसका ऑक्शन होता था। तो ऐसा बार बार होता रहता था। धीरे धीरे क्या होता था, जो नीलामी करने वाले होते थे या फिर जो बोली लगाने वाले होते थे वो थक जाते थे और एट लास्ट जमींदार को ही उसकी ज़मीन सौंप दी जाती थी कम पैसों में। सो ये दो तरीके अपनाए जाते थे जमींदारों के द्वारा अपनी जमींदारी को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। और भी कई तरीके थे, जैसे कि वैसे तो कोई भी नया एजेंट्स जो है ज़मीन को खरीदता नहीं था, लेकिन अगर बाय चांस नए एजेंट्स जो है ज़मीन को खरीद लेते थे तो जो जमींदार के जो लठैत होते थे वो उन्हें गांव से बाहर भगा देते थे। लठैत कौन होते हैं, ऐसे पर्सन्स जिनको ट्रेन किया जाता है स्टिक को लेकर उन्हें चलाने के लिए या मारने के लिए, वो लठैत होते हैं जिनकी फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, सो जमींदार के जो लठैत होते थे वो नए एजेंट्स को मार कर गाँव से बाहर भगा देते थे और दोबारा से जमींदार वहीं पर अपनी जमींदारी में आ जाते थे। एक और ये होता था कि गांव में रहने वाले जो किसान होते थे वो नए जमींदार को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। उनके अकॉर्डिंग उनकी जो लॉयल्टी है वो उनके पुराने जमींदार के साथ ही है। उनके जो पुराने जमींदार ही हैं वही उनकी अथॉरिटी है, वही उनके अन्नदाता है, वही उनके लिए सब कुछ करने वाले हैं। सो वो नए जमींदार को रिवेन्यू पे नहीं करते थे और जब रिवेन्यू नहीं मिलता था तो जमींदार जो है, जो नया जमींदार होता था वो उस जमीन को छोड़कर चला जाता था। सो इन तरीकों की वजह से जो जमींदार होते थे अपनी जमींदारी को बचाकर रख लेते थे। ओके, 19th सेंचुरी तक आते आते 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे। सो 1790s में जिन जमींदारों ने अपने आप को कंसोलिडेट रखा, यानी कि बनाए रखा, वो आगे जो है अपनी जमींदारी को करते रहे और इसी तरह से जमींदारों की गाँव में जो पावर थी वो स्ट्रेंथन होती चली गई थी। लेकिन जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि जब घोर मंदी का टाइम आया तो फाइनली जमींदारों की जो पावर थी वो कोलैप्स होती चली गई और जो नए एक पावरफुल सेक्शन वहाँ पर जो गांव में बन रहा था, जोतदार, उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया था कंट्री साइड में। ओके, ये था जमींदारों के रेजिस्ट के बारे में कि किस तरह से वो अपनी जमींदारी को बचा कर रखते थे और कब जो है उनकी पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कब ख़त्म हो गई थी, घोर मंदी के टाइम पर, जो कि 1930s में आई थी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। अभी तक हम जो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जमींदारी चेंज होती थी, किस तरह से ऑक्शन किया जाता था, किस तरह से रिवेन्यू की डिमांड को हाई रखा गया, ये जो सारे चेंजेस बंगाल के रूरल एरिया में
हो रहे थे और जिनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा, उनके बारे में डिटेल से हमें एक रिपोर्ट से पता चलता है, जो रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश की पार्लियामेंट में पेश की गई थी और ये थी 5th रिपोर्ट। 5th रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट 1002 पेजेस की है, जिसमें से 800 पेजेस में जमींदार और किसानों की पेटिशंस, उनकी ही अर्जियां हैं। इस रिपोर्ट में कलेक्टर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो कलेक्टर्स होते थे, रिपोर्ट कलेक्टर्स होते थे, उनकी रिपोर्ट्स इन्वॉल्व की गई हैं। रेवेन्यू रिटर्न्स के बारे में जो रिपोर्ट को तैयार करते थे, उनकी रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं। रेवेन्यू और जुडिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास, उनकी जो रिपोर्ट्स थी, उनके ऑफिशियल्स के बारे द्वारा जो लिखा गया था, वो सारी रिपोर्ट्स भी इस रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड की गई हैं। ओके, पहले जो है ये रिपोर्ट्स तैयार नहीं की जाती थी, लेकिन मिड 1760s में कुछ ऐसा हुआ कि इसके बाद ये रिपोर्ट्स तैयार होना शुरू हो गई थी। मिड 1760s यानी कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने पूरी तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है मुगल रूलर्स के द्वारा अपने हाथों में ले ली थी। जब बंगाल पर पूरा अधिकार किया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनीज की एक्टिविटीज़ जो होती थी इंडिया में, उसमें उन सब एक्टिविटीज़ को इंग्लैंड में पूरी तरह से देखा गया, जांचा गया और उनके ऊपर बहस भी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली ऐसी कंपनी थी जो व्यापार कर रही थी। मीन्स इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली ऐसी कंपनी थी जो व्यापार कर रही थी। एक्चुअली 1600 में एक चार्टर तैयार किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। उस चार्टर में लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ इंडिया में अपना व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन की और कोई भी कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं कर सकती है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग ग्रुप्स बन रहे थे जो कि इंडिया में व्यापार करना चाहते थे, वो अपने नए बने हुए माल को इंडिया में बेचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस मोनोपोली के चार्टर का विरोध किया। ओके, अब इस विरोध के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस मुद्दे को पूरी तरह से डिस्कस किया गया था। डिस्कस करने के बाद यहाँ पे एक एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी हर एक रिपोर्ट जो है ब्रिटेन में भेजनी होती थी। अब इन रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा जाता था, समझा जाता था, उनके ऊपर डिस्कस किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनके लालच को और उनके मेल एडमिनिस्ट्रेशन को जो न्यूज़पेपर थे उनमें पब्लिश किया जाता था और उनमें बताया भी जाता था। ठीक है, इन्हीं में से एक रिपोर्ट्स थी 5th रिपोर्ट, जो कि सेलेक्ट कमेटी द्वारा तैयार की गई थी। ये एक ऐसी रिपोर्ट थी जो ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक डिबेट का मुद्दा बन गई थी। कंपनी का जो रूल हो रहा था इंडिया में उसके ऊपर, कि कंपनी इंडिया में किस तरह से रूल कर रही है, उसके ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये एक मुद्दा बन गई थी। क्योंकि जो दूसरे ग्रुप थे, जो नई नई कंपनियां इमर्ज हो रही थी इंग्लैंड में, वो भी चाहती थी कि वो इंडिया में आकर व्यापार करे, लेकिन इंडिया और चाइना पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था, वही यहाँ पर व्यापार कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने जो है इस सभी के ऊपर मुद्दा उठाया, इस चार्टर का विरोध किया और फिर उसके बाद से ही, मीन्स हम कह सकते हैं कि 1765 के बाद से ही ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जाने लगी। ओके, फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड अ हाफ, 1.5 सेंचुरी तक हम जो 5th रिपोर्ट्स में जो भी लिखा हुआ है उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं बंगाल के रूरल एरिया के बारे में जानने के लिए। दिस एविडेंस कंटेन्ड इन 5th रिपोर्ट इज एन्यूएबल, लेकिन जो एविडेंस जो है 5th रिपोर्ट में लिखे गए हैं वो इनवैल्यूएबल हैं। लेकिन फिर भी ऐसे जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनको केयरफुली हमें पढ़ना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि ऐसी रिपोर्ट्स किसके द्वारा लिखी गई हैं और क्यों लिखी गई हैं। रिसेंट रिसर्चर्स ये पाते हैं कि जो भी इसमें एविडेंसेस हैं उनको हम सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे सही एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। इनके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, इनकी आलोचना की जानी चाहिए, इनके ऊपर वाद विवाद करना चाहिए, तभी जो है हम किसी एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। ओके, रिसर्चर्स
have carefully examined the archives of various Bengal jamidars and the local records of the districts write about the history of colonial rule in the rural Bengal। जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने रूरल बंगाल में जो कॉलोनियल रूल था उसके बारे में लिखने के लिए बंगाल के जमींदारों के आर्चिव्स के बारे में जाना और जो डिस्ट्रिक्ट्स में उनके जो छोटी रिपोर्ट्स लिखी हुई है उनका भी जांच किया। और इन सभी जांचों से पता लगा कि जो 5th रिपोर्ट लिखने वाले जो अधिकारी थे वो ऐसे अधिकारी थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद ही नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने इस रिपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की आलोचना ही की है, उनको क्रिटिसाइज ही किया है। इसीलिए हम 5th रिपोर्ट को एक वैल्यूएबल रिपोर्ट नहीं समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमें इस 5th रिपोर्ट से पता चलता है। इस रिपोर्ट में जो जमींदार लोग थे वो जो अपने खेतों के बारे में, मीन्स अपनी ज़मीन को, अपनी ज़मींदारी को जो खो रहे थे उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। उनकी जो ज़मींदारियाँ नीलाम की जाती थी और जमींदारी अपनी जमींदार अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए जो नई नई स्ट्रैटेजीज अपना रहे थे उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। सो ये रिपोर्ट जो है एक इनवैल्यूएबल रिपोर्ट है, वैल्यूएबल रिपोर्ट नहीं है। यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है 5th रिपोर्ट से। इस एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, जो जमींदार किस तरह से अपनी जमींदारी को बचा रहे थे उसी के बारे में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि भाई हाँ, पूरी जो पैसा था ज़मीन का, किसी भी ज़मीन का पूरा पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा था। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1796 और 1797 का, जो कि नेटिव ईयर 1203 था। नेटिव ईयर का मीनिंग होता है किसी एक कंट्री का जो पर्टिकुलर ईयर होता है, मीन्स अगर पूरे वर्ल्ड में उस ईयर को फॉलो किया जाता है सॉरी, जैसे कि अभी 2020 है तो ये एक स्टैंडर्ड ईयर है। लेकिन अगर कोई कंट्री अपना अलग से ईयर बताती है तो वो उसका नेटिव ईयर होगा। सो इंग्लैंड का नेटिव ईयर था 1203 और जो स्टैंडर्ड ईयर था वो था 1796 टू 1797। यहाँ पर उस ईयर की एक रिपोर्ट लिखी गई है कि यहाँ पर किसी जमींदार की जमींदारी का ऑक्शन किया जाता है। उस ज़मीन की पूरी कीमत थी 28,70,061 रुपीज़। लेकिन जब उसकी नीलामी की गई तो उस नीलामी में उसकी जो कीमत थी वो तय हुई 17,90,416 रुपीज़। लेकिन जब कंपनी को उसका पैसा मिला तो वो पैसा मिला था 14,18,756। सो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक ज़मीन जिसकी कीमत 28 लाख थी वो घटकर 14 लाख में बेची गई थी। ऐसा ही एक एग्जांपल ईयर 1797-98 का दिया गया है, जिसमें ज़मीन की जो कीमत है वो है 26,66,191 और उसका जब ऑक्शन किया गया तो ऑक्शन में उसकी कीमत 22,74,076 रुपीज़ निर्धारित की गई। लेकिन जब एक्चुअल पैसे कंपनी के पास आए वो थे 21,47,058 रुपीज़। सो इस तरह से ज़मीन की बहुत कम कीमत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आती थी और जो जमींदार होते थे वो अपनी ज़मींदारी को बचाने के लिए नए नए स्ट्रेटजीज़ को अपनाते रहते थे। इस टाइम पर बहुत सारे ज़मींदार जो है बर्बाद हो रहे थे, वो गरीबी का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से वो अपनी ज़मींदारी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी हमने इस सेशन में किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है। और अगर मेरे सेशंस आपके लिए यूज़फुल हैं प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, और अगर नहीं है, कोई कमी आपको लग रही है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।